Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, today's topic is very important topic from the examination point of view क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है ना। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, और ये मेंस में भी डायरेक्ट आ जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% श्योर है कि आपको मिल जाएगा, और आगे वाले एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। ये लेक्चर 6 है। इसके पहले जो है 5 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिए गए हैं मेरे चैनल में। आप वहाँ जाके सीधे उन लेक्चर्स को देखें, फिर इसके बाद 6 लेक्चर में आए, क्योंकि ये जो 5 लेक्चर हैं वो बहुत ही आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हैं, और विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इन टॉपिक्स को समझने में आपको दिक्कत जाएगी, या कि आगे के जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना उनमें बहुत दिक्कत जाने वाली है ना, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लिंक्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि 5 लेक्चर में दिए हुए हैं ना। तो उनको आप देखें, फिर यहाँ पे आए, है ना, फिर 6 लेक्चर देखें। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप एक रफ या कि एक कोई भी एक नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें, ताकि आपको जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसकी आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, है ना। वो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी, और अपने नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं रिवीजन के लिए, आपको भी पता है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूँगा, है ना। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश की कंपनी है, ब्रिटिश, है ना, इंग्लैंड की कंपनी है। ये आती है 1600 में, इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इंडिया में आती है एज अ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, है ना। सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए पहले इंडिया में आती है ना, एक तरह से व्यापारी बन के आती है। धीरे धीरे करके ये इंडिया में क्या करती है, अपने इस्टेब्लिशमेंट या कि किले वगैरह या कि अपनी फैक्ट्रियां हैं छोटी छोटी, है ना, वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं इंडिया में। अब जब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई तो इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ आर्मी की ज़रूरत चाहिए, कुछ आदमियों की ज़रूरत चाहिए। तो धीरे धीरे आदमी या गार्ड्स को ये हायर करते हैं, धीरे धीरे ये छोटी सी आर्मी बन जाती है, और धीरे धीरे करते करते ये बहुत बड़ी आर्मी या मिलिट्री के रूप में तैयार हो जाती है। ऑलराइट, इतनी बड़ी आर्मी हो जाती है कि ये जो लोकल जो किंग्स रहते हैं, लोकल इंडिया के इंडिजिनस राजा रजवाड़े रहते हैं, उनसे ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना अंग्रेज लोग। अगर कोई भी इनके बीच में आता है या इनको कोई भी चीज़ इनकी मनमानी इनको परमिशन नहीं देता, तो वो डायरेक्ट जाके वहाँ से लड़ाई कर लेते हैं उन राजा रजवाड़ों से। ऑलराइट, सो कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे, है ना। तो होता है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में देखते हैं। वैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें आपको मिलने वाली हैं ये सारी चीज़ें, इनके बारे में ब्रीफ आपको मिलेगा, पूरी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना। बेस्ट वीडियो लेक्चर आने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, बट अभी आपको सिर्फ जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी, इसकी आप डेट याद रखो, और बैटल ऑफ बक्सर, इसकी भी आप डेट याद रखो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछ देते हैं ना एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों बैटल्स में ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश जीत जाते हैं दोनों में, है ना। बैटल ऑफ बक्सर को भी जीतते हैं, है ना। हेक्टर मुनरो इनको लीड करते हैं, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है, और जीतने के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इस ट्रीटी के बाद क्या होता है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एक दीवानी राइट्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आगे के स्लाइड में देखते हैं दीवानी राइट्स, है ना। दीवानी राइट्स क्या होता है, अगर आपसे युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको क्या देना होगा, एक अधिकार देना होगा, क्योंकि अब आप हार चुके हो, अब आप राजा नहीं रहे। आपकी अब जो क्या बोलते हैं, आपकी जो एरिया है वो पूरी तरह से किसकी हो गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है ना। तो आपको दीवानी राइट्स मिलते हैं। दीवानी राइट्स क्या होता है, रिवेन्यू राइट्स होते हैं। सारा मसला इस रिवेन्यू का ही है, कल भी था, आज भी है, और फ्यूचर में भी होगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है रिवेन्यू। तो अब मैं बता रहा हूँ कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए, रिवेन्यू राइट्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरिया, मतलब बंगाल, उड़ीसा, है ना, बिहार, इस 3 स्टेट्स की जो है दीवानी राइट्स मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब वहाँ से जो कर वसूलने का अधिकार है वो अब किसको मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी तक राजा को मिलता था, वहाँ के जो राजा था, है ना, राजे रजवाड़े थे, उनको ये अधिकार था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद ये अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। अब जब हम उनको रिवेन्यू राइट्स मिल गए तो उनको ह्यूज प्रॉफिट होने लगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा।
जब आपको भी पता है जब बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत सारा मुनाफा होने लगता है, तो ऑलरेडी करप्शन आ जाता है ना, करप्शन की केस आ जाते हैं ना। तो बहुत सारा ह्यूज प्रॉफिट की वजह से करप्शन आने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे ना, वो 20-20, 100-100, 200 गुना अमीर होके यहाँ से इंडिया से जाने लगे, है ना। अब आपको मैं बताऊंगा आगे की बात। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे तो इतने ज़्यादा रईस होने लगे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, तो ब्रिटिश जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, है ना, तो उनको ये हुआ कि मतलब ये ऐसा क्या करती है ये कंपनी, एक हमारी देश की कंपनी है, जाती है भारत में और वहाँ जाके कमाती है, और ऐसा क्या इनको मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा कमा कमा के ला रहे हैं ये लोग, है ना। तो ऐसा क्या कमा रहे हैं ये। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उसने क्या सोचा कि इस कंपनी के तरफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंडिया की कंपनी है रिलायंस, वो जाती है फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में जाती है, या कि मान के चलते हैं इंग्लैंड में ही जाती है, इंग्लैंड में जाके अपने जियो के क्या लगाती है, टावर्स लगाती है ना, जियो के टावर्स लगाती है, और जियो धन धनाधन पूरे तरह से कमाती है पैसे, और देखती है कि मतलब धीरे धीरे इतना ज़्यादा इनका मतलब प्रभाव होने लगता है जियो का, कि मतलब इंडिया की जितनी इकोनॉमी है उससे डबल ट्रिपल जाके जियो कमा रही है इंग्लैंड में। तो नरेंद्र मोदी को चिंता होती है कि ऐसा क्या कर रही है रिलायंस कंपनी कि मतलब इतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये देश की भलाई में यही पैसा लगना चाहिए, एक काम करो, इस रिलायंस कंपनी को रेगुलेट करो, इस रिलायंस कंपनी को क्या करो, कुछ रेगुलेशन डालो, इससे कुछ मतलब रेगुलेट करो एक तरह से, इससे पावर्स को कम कर दो, है ना, अपने पावर्स को हावी कर दो, अथॉरिटी हमारी ज़्यादा हो जाए, ऐसा करने के लिए रेगुलेशन लाते हैं ना। अब मैं आपको ब्रिटिश जो कॉलोनी है इंडिया में, या ब्रिटिश की जो मतलब सत्ता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के लिए, इस जो टॉपिक के लिए पर्टिकुलर, कि हम दो टाइप से या दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहला जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1773 से लेके 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, और दूसरा जो पार्ट है वो है 1857 से लेके 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो इसके पहले मतलब 1857 इज़ द की डेट या की ईयर। इसके पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1773 से लेके या इससे पहले से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है इंडिया में, है ना, 1857 के पहले तक। लेकिन 1857 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का, गवर्नमेंट जो होती है ना वहाँ की, उसका डायरेक्ट शासन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी तक रिलायंस का शासन चलता है 1857 तक, और फिर जाके भारत सरकार का शासन चलने लगता है, इस तरह था। तो 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार, मतलब इंग्लैंड, डायरेक्ट इंग्लैंड आ जाता है ना। अब आगे बात करते हैं अपन। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा पहला मतलब तरीका है, या एक ऐसा पहला स्टेप है इंग्लैंड सरकार के द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला स्टेप लिया गया था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट में क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, देखिए बहुत सारी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे अभी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है ना, डिफरेंट स्टेट्स हैं। उस तरह से एक पहले प्रेसिडेंसी बना दी जाती थी। फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि इंडिया का मैप है छोटा सा, ऐसे मान के चलिए बेसिक सा, ये महाराष्ट्र की प्रेसिडेंसी बना दी गई है ना, ये मद्रास की प्रेसिडेंसी बना दी गई, इधर क्या है बंगाल की प्रेसिडेंसी बना दी गई, है ना। तो ये प्रेसिडेंसीज बना दी जाती थी ताकि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो शासन करने का प्रणाली है, वो थोड़ा सा इजी हो सके, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज में आपने डिवाइड कर दिया तो उससे क्या रहेगा, रेगुलेशन और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो चलाने में कन्वीनियंस रहेगा, है ना। तो ये जो बंगाल है, ये है बॉम्बे और ये है मद्रास, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो जब वहाँ का हर एक जगह पे एक एक गवर्नर था, यहाँ का भी एक गवर्नर होगा, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं आज की डेट पे, वैसे ही बंगाल का भी गवर्नर होगा, मद्रास का भी गवर्नर होगा, बॉम्बे का भी होगा, और सबका हर जगह का गवर्नर रहता था, है ना। तो जो ये बंगाल का गवर्नर था ना, इसको गवर्नर की जगह अब इसको एक नया डेजिग्नेशन दे दिया गया, इसको प्रमोट कर दिया गया, इसके नाम को या इसके पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया,
और इस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब बाकी की जो प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ के गवर्नर को गवर्नर ही बोलेंगे, लेकिन जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे, है ना। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। अब क्या है, जब ये बढ़ा दिया गया, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया बंगाल वाले की, अब जब बंगाल वाले की बढ़ा दिया गया और इनकी ऑटोमेटिक छोटी हो गई क्योंकि ये तो बढ़ा दिया गया, तो ये जो बंगाल है, बॉम्बे है और मद्रास है, इन दोनों की प्रेसिडेंसी क्या हो गई, छोटी हो गई और इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। मतलब अब सेंटर या ज़्यादा पावर इसको रहेगा बंगाल वाली को, और बॉम्बे और मद्रास को क्या होगा, कम पावर रहेगा, और ये दोनों इसके अधीन हो गए बंगाल वाले के, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कौन हो गया, गवर्नर ऑफ मद्रास, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये दोनों क्या हो गए, अधीन हो गए। ऑलराइट, तो यही ये पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट है, ये लिखा हुआ है कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर सबऑर्डिनेटेड टू द बंगाल, सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्टेड। तो एक तरह से सेंट्रलाइज हो गया ना मेरे भाई, ये बंगाल है ना, ये बॉम्बे है और ये है मद्रास। तो जब ये बड़ा हो गया तो ये ऑटोमेटिक छोटे हो गए, और इन दोनों को अब रिपोर्ट करना है किसके ऊपर, बंगाल वाले के ऊपर। मतलब ये अब सेंट्रलाइज्ड हो गया पावर, है ना, इसको थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं ना, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोलता है कि गवर्नर जनरल, अब देखो, अब जब ये बंगाल वाले को ज़्यादा पावर दे दी गई, ज़्यादा पावर अथॉरिटी दे दी गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका काम भी बढ़ जाएगा, है ना, काम का लोड बढ़ेगा। तो इसके लिए 4 मेंबर्स की गवर्नर जनरल काउंसिल बना दी जाती है। जैसे आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, उनके साथ काम करने के लिए उनकी कैबिनेट मिनिस्टर होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो उन्हीं की तरह, उसी की तरह सेम वे में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसके लिए, उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की गवर्नर जनरल काउंसिल बना दी गई। ऑलराइट, तो 4 मेंबर क्या करेंगे, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैव टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, अब आपको मैं बताना चाहूँगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सीओडी भी बोलते हैं, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये क्या होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो कंपनी के आला अधिकारी हैं, है ना। फॉर एग्जांपल बीसीसीआई है, बीसीसीआई, है ना, इसके जो है मुख्य कौन है, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली। तो इस लेवल के जो बड़े बड़े लेवल के आला अधिकारी हैं, उनको क्या कहा गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं जो कंपनी चलाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो सीईओज वगैरह, है ना, कंपनी के सीईओ हो गए, सेक्रेटरीज हो गए बड़े बड़े लेवल पे, है ना। तो वो सब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कहाँ, ब्रिटेन में, लंदन में, है ना। ये एक तरह से क्या है, पाबंदी लगा दी गई इनके ऊपर। तो अब तुम मनमानी नहीं करोगे, अब क्या करोगे तुम, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट तुम क्या करोगे, बताओगे चीज़ें, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना मतलब मिलिट्री है, ये सब चीज़ें तुम बताओगे एक एक करके, है ना। अब आगे की बात आ जाती है, बोला जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा कि नो प्राइवेट बिजनेस, कोई भी प्राइवेट बिजनेस अब नहीं करोगे, कोई भी गिफ्ट आप रिसीव नहीं करोगे, कोई भी ब्राइब नहीं लोगे, है ना, कोई भी घूसखोरी धांधलेबाजी आप नहीं करोगे अब, है ना। ये कौन बोलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, है ना। एक और जो नया प्रोविज़न है वो है 6th प्रोविज़न, ये है सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द कोलकाता। तो जो बंगाल में होता है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है ना, जिसमें 4 जज होते हैं, 3 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो हैं एलिजा इम्फे, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ना। तो ये सारी जो है बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप नोट्स में ये पूरे 6 पॉइंट को क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको पूछेगा ही पूछेगा, है ना। चलिए आज का जो है चैप्टर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कल का जो चैप्टर है, अगला चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 जेंटलमैन्स की फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको एक क्वेश्चन है कि मतलब हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना। तो गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये थे, इनका जो टमाटर जैसा मुँह आप देख सकते हो। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया है, वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना। तो ये दोनों का आप चेहरा देख के याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि क्या मैं कमी कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, या क्या कमी आ रही है वीडियोज़ में, या कि और भी किस सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए, है ना।
जो भी आपको कमी लगे या मुझसे लगे कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, अच्छा हो या बुरा, है ना। लाइक करो या डिसलाइक करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो, और ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के लिए भी जो लोग नहीं देख सकते हैं या जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग ये वीडियो देख सके, है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपके वीडियोस को शेयर करने से व्यूज़ मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोस बढ़ा सकें, है ना, और भी लोगों को अपनी टीम में इन्वॉल्व कर सकें। अगर नोट्स आपको चाहिए है तो हम लिंक में आपको फेसबुक और इंस्टा चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके ये इसकी नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हो, है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए ओनली सिविल सर्विसेज।